ओके, हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्स एक्शन की, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये एक सडन रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का किसी भी स्टिमुलाई से। अगर आपको कोई चीज़ दिख जाए, हमारे 5 रिसेप्टर होते हैं, अगर आपको कुछ दिख जाए, कुछ सुनाई दे जाए, कुछ टच हो जाए, कुछ टेस्ट कर लो या स्मेल कर लो, तो ये स्टिमुलस होते हैं, ये कुछ चेंजेस होते हैं जिससे आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करती है एज पर द जो भी सिग्नल आपको मिल रहा है, ठीक है ना। हर बार एक जैसा रिस्पॉन्स आइए ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आप कुछ स्मेल कर रहे हो तो आपको अच्छी स्मेल आएगी तो अलग रिस्पॉन्स होगा, बुरी स्मेल आएगी तो अलग रिस्पॉन्स होगा। ये कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये सब मैं तुमको बताऊँगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन रिस्पॉन्स बाय आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अ स्टिमुलाई या फिर कोई चेंज। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी काम आता है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि कौन कौन, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नाउ अब देखो, ये मैंने एक रिफ्लेक्स आर्क बनाया है। आर्क बोलते हैं क्योंकि आर्क जो है ये शेप का होता है, ठीक है, डी शेप का। वेरी गुड। नाउ अब स्टिमुलस आया, मान लो कोई भी चेंज आया, ठीक है ना। तो मैंने यहीं पर बताया था कि स्टिमुलस को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है, रिसेप्टर। तुम्हारी पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ एरियाज़ के अलावा, जैसे बाल हो गए, नेल्स हो गए, इवन कुछ जगह पर बहुत कम रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ पर जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ये तुम्हारी कोहनी के नीचे, ठीक है, यहाँ पर तुम कितना भी अपने आप को वो पिंच कर लो, उतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे तो नहीं पड़ता, नहीं वो हड्डी में लग रहा है भैया, ठीक है। मैं सिर्फ स्किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम यहाँ की स्किन को पिंच करोगे ना तो तुम्हें उतना दर्द नहीं होगा, अगर तुम यहाँ की स्किन को करोगे तो ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। नाउ रिसेप्टर ने स्टिमुलस को एक्सेप्ट किया और एक सिग्नल बनाया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक सिग्नल, इसको हम बोलते हैं सेंसरी सिग्नल, क्योंकि ये सिग्नल कब बना, जब तुमने किसी भी चीज़ को क्या किया, सेंस किया। ये एक सिग्नल है। फॉर एग्जांपल तुमने गलती से किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया, ठीक है, तो कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तुम्हारे, टच वाले रिसेप्टर्स, ठीक है। 5 रिसेप्टर होंगे आँखों में, टंग में, ठीक है ना। आँखों में होंगे वो कौन से रिसेप्टर होंगे, विजुअल रिसेप्टर, यानी कि देखने वाले, ठीक है ना। हाथ में जो होंगे, शरीर में जो होंगे, स्किन में जो होंगे, वो होंगे टच वाले रिसेप्टर, ठीक है ना। तीसरा, अगर तुम्हारे जो नाक में होंगे वो होंगे स्मेल वाले रिसेप्टर, मैं उनको नाम बताऊंगा उनका। चौथा, कान में जो होते हैं वो ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं, सुनने वाले। और 5वां टंग, ठीक है ना, टंग में जो होते हैं वो टेस्ट वाले होते हैं। तो मान लो तुमने कुछ टच कर दिया तो तुम्हारे टच वाले रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो गए। उन्होंने एक सिग्नल भेजा, वो सिग्नल ये कह रहा है कि सामने वाली चीज़ जिसको तुमने टच किया है वो गर्म है। तो ये जो सिग्नल है ना, ये वही सिग्नल है कि सामने वाली चीज़ कैसी है, गर्म है। वो जाता है एक स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स के थ्रू, जिनको कौन सा न्यूरॉन कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। क्योंकि ये जो है इनका बस ना डायरेक्शन चेंज रहता है। इनका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। समझ में आ गया, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ होते हैं ये ऐसा लिख देता हूँ R2CNS, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये उस सिग्नल को लेकर जाते हैं कहाँ पर, तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में भी ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कौन से एरिया में तुम्हारा टच हुआ है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा पैर में कांटा लग गया, अब पैर में कांटा लगा है तो ज़्यादा पास कौन है, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ये होगा कि स्पाइनल कॉर्ड में जाए सिग्नल और वहीं से वापस आ जाए, यानी कि डिसीजन मेकिंग का काम स्पाइनल कॉर्ड ले इंस्टेड ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने स्पाइनल कॉर्ड लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। तो अब स्पाइनल कॉर्ड ने वो सिग्नल को एक्सेप्ट किया। कौन से सिग्नल को एक्सेप्ट किया, सेंसरी सिग्नल को। क्या कह रहा है सेंसरी सिग्नल, सामने वाली चीज़ कैसी है, गर्म है। फिर उसके बाद एक और टाइप के न्यूरॉन आते हैं जिनको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। ये रिले न्यूरॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। ये मैसेजेस को रिले करते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन ले लिया, स्पाइनल कॉर्ड ने ये डिसीजन ले लिया कि तुम्हें अब अपने हाथ को क्या करना है, हटा लेना है। तो रिले न्यूरॉन उस सिग्नल को भेज देगा दूसरे साइड में, यानी कि अब वो वापस आएगा सिग्नल, और जो सिग्नल वापस आएगा उसको हम कौन सा सिग्नल बोलते हैं, रिस्पॉन्स सिग्नल, या इसका एक और नाम होता है मोटर सिग्नल। मोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब तुम कुछ करोगे, ठीक है। हाँ,
मोटर सिग्नल इसलिए बोलते हैं, जैसे मोटर काम करती है, चलती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब जनरेट करती है, वैसे ही तुम्हारा मोटर सिग्नल आएगा, यानी कि तुम कुछ ना कुछ करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। मोटर सिग्नल को लाने वाला न्यूरॉन कौन होगा? मोटर न्यूरॉन। नाम से ही समझ आ रहा है। सेंसरी सिग्नल को पहुंचाने वाला कौन था? सेंसरी न्यूरॉन, जो कहाँ से कहाँ जा रहा था? रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बस उल्टा होगा, ये कहाँ से कहाँ ले जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। समझ में आ गया? मोटर न्यूरॉन जो होगा वो मोटर सिग्नल को लेके जाएगा कहाँ पर? इफेक्टर में। इफेक्टर तुम्हारी मसल्स हो सकती हैं, इफेक्टर तुम्हारी ग्लैंड्स हो सकती हैं, कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है जहाँ से रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है ना। वो तुम्हारे पैर हो सकते हैं, हाथ हो सकते हैं। पैर में कांटा लगेगा तो इफेक्टर तुम्हारे पैर के मसल्स होंगी, हाथ में लगेगा कुछ गर्म तो तुम्हारे हाथ की मसल्स होंगी। तो इफेक्टर में जाएगा और इफेक्टर क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। समझ में आ गया? ये रिफ्लेक्स आर्क जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स आर्क पूछ लिया जाता है। बुक में जो डायग्राम बना है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें मसल वगैरह के डायग्राम बने, लेकिन अगर तुम्हें वो डायग्राम नहीं बनाते बन रहा है तो सिंपल ये डायग्राम बना के आ जाओ। ये डायग्राम तुम्हें अच्छे से समझा देगा। इसको हम बॉक्स डायग्राम भी कह सकते हैं, इसको हम फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बस ये आर्क सही बनाना, सारी चीज़ें सही जगह पर बनाना। क्लियर हुआ? ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। तुम्हारी एनसीईआरटी में 2 टाइप के रिसेप्टर दिए हुए हैं, ऐसे तो 5-6 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन 2 टाइप के रिसेप्टर दिए हैं। पहला गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर किसके लिए होता है? टेस्ट के लिए। कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये? टंग में। और दूसरा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कहाँ पर है? नाक में। किसके लिए होते हैं? स्मेल के लिए, ठीक है ना। ओके। फिर उसके बाद ऑडिटरी रिसेप्टर कान में होते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हैं, ये 2 मेन है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो ये अपना रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है ना। इसकी थ्योरी वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, हर एक कॉम्पोनेंट, हर एक शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो समझ आ रहा है, तो रिफ्लेक्स एक्शन आराम से बन जाएगा। जनरली इसका डायग्राम ही आता है, इसको एक्सप्लेन करने बहुत रेयर है कि आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक या अगला टॉपिक हमारा है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब ब्रेन जो रहता है वो सबसे पहले लोकेटेड कहाँ पर रहता है? एक कैविटी है जो हमारे सिर के, या फिर हम कहें हमारी जो ये वाली हड्डी है, हमारी पूरे इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें जो स्कल का ये वाला पार्ट रहता है इतना, इसको हम स्पेशली बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम कहते हैं हम इसको। और क्रेनियम के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। कैविटी मैंने बताया था, हमेशा बताया तुमको, क्रेनियम कैविटी यानी क्या होता है? खाली जगह। उसमें होता है हमारा क्या? ब्रेन, ठीक है। हमारे ब्रेन का जो वेट होता है बताओ लगभग कितना होता होगा? 100-200 ग्राम। ग्राम में होता है, पता है, 100-200 किलो का नहीं होता। 1200 से 1500 ग्राम्स होता है, ठीक है ना, यानी लगभग 1.5 किलो, ठीक है। हाँ, इतना हमारे ब्रेन का वेट होता है। नाउ अब हमारा जो ब्रेन है ना वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन, दूसरा हमारा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन यानी होता है सामने का ब्रेन, मिड ब्रेन होता है जो हमारा बीच का ब्रेन है, और हाइंड का मतलब होता है पीछे का ब्रेन, ठीक है ना। अब इसको पूरा मेजरली हम 3 पार्ट में डिवाइड तो कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? हमारा फोर ब्रेन का, क्योंकि ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग पूरा फोर ब्रेन का हिस्सा है। अब फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं ध्यान से देख लो। सबसे पहले जो सबसे बड़ा पार्ट, हर क्वेश्चन आता है विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो क्या होता है वो? सेरिब्रम। और सेरिब्रम तुम्हारी बॉडी के लगभग सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, सारे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जैसे कुछ तो मैंने यहाँ पर लिख दिए, क्या क्या लिखा मैंने? थिंकिंग, दूसरा फीलिंग, इंटेलिजेंस, साइट, स्पीच, इंफॉर्मेशन का यूज और डिसीजन मेकिंग। ये सारे काम कौन करता है? सेरिब्रम, और इनसे भी ज़्यादा काम करता है सेरिब्रम। मैं तुम्हें ना बाकी के पार्ट्स के फंक्शन बताऊंगा, बाकी के पार्ट्स के फंक्शन बताऊंगा, और जितने बच जाएंगे ना वो सब सेरिब्रम करता है। ऐसा है सेरिब्रम, क्योंकि इतना लार्जेस्ट पार्ट भी है ये, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब एक और बात, सेरिब्रम में तुम देख रहे हो बहुत सारे ये रिजेस पाए जा रहे हैं, दरारें पाई जा रही हैं, दिख रही हैं, है ना। कॉन्व्यूलेशंस कहते हैं इनको गायरस और सल्कस कहा जाता है। इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं गायरस सल्कस की, लेकिन ये समझो
कि ये जो कॉन्वोल्यूशंस बने, ये जो रिजेस बने, स्मूथ क्यों नहीं था, इतना ज़्यादा घुमावदार क्यों बना? सिंपल, इसका वही आंसर है जो आंसर है कि विलाई क्यों आई स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन का क्या बढ़ाने, सरफेस एरिया। यहाँ पर भी वो सरफेस एरिया बढ़ाने आई है लेकिन एब्जॉर्प्शन का नहीं, ये बढ़ाने आई है सरफेस एरिया नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। समझ आया? दिमाग में ही सबसे ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन का मतलब देखो, तुम गलत समझ रहे हो। न्यूरॉन का मतलब ये नहीं होता कि वो दर्द के न्यूरॉन है या फिर दर्द के रिसेप्टर होते हैं, पेन रिसेप्टर कहते हैं। तुम्हारे पूरे ब्रेन में पेन रिसेप्टर नहीं होते, न्यूरॉन भर भर के होते हैं। तुम्हारे अकेले ब्रेन में इतने न्यूरॉन है जितने पूरे ब्रह्मांड में तारे नहीं है। समझ आया? ट्रिलियंस में न्यूरॉन है तुम्हारे ब्रेन में, ठीक है? ये मत कहना ब्रेन में न्यूरॉन नहीं है, ब्रेन में न्यूरॉन ही न्यूरॉन भरे हैं। और उन न्यूरॉन को ज़्यादा से ज़्यादा भरने के लिए तुम्हारा ब्रेन जो है वो कॉन्वोल्यूटेड होता है गायरस और सल्कस में। ऐसा कहा जाता है जिसका ज़्यादा कॉन्वोल्यूशन होगा, जिसके ज़्यादा रिजेस हैं, जिसका ज़्यादा घुमावदार ब्रेन होगा, वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो उतना ज़्यादा न्यूरॉन वाला होता है, ठीक है ना? तो सेरिब्रम का फंक्शन ये हो गया। अगला जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? क्या कंट्रोल करना? बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है ना? चाहे बुखार आ रही हो या तुम्हें शिवरिंग करनी हो या फिर पसीना आना हो, वो हाइपोथैलेमस का काम है। दूसरा, अर्ज फॉर इंकिंग एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है ना? तुम्हें जो अर्ज आती है, तुम्हें जो भूख लगती है, प्यास लगती है, वो भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और तीसरी एक ग्लैंड पाई जाती है छोटी सी, इसको हम कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर तुम्हारी कहीं पर आँख होती है, हाँ, आईज तुम्हारी, ठीक है ना? उसके जस्ट पीछे तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पढ़ेंगे हार्मोनल सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में। और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं, दोनों हार्मोन्स रिलीज करती हैं। हाइपोथैलेमस का ये भी काम है और हार्मोन्स निकालना भी है। पिट्यूटरी ग्लैंड का स्पेशली काम क्या है? क्या निकालना? हार्मोन्स निकालना। इसके अलावा अब ये हमारा फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन में क्या क्या पढ़ा हमने? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला हमारा आ जाता है कौन सा? मिड ब्रेन, ठीक है ना? मिड ब्रेन बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, बीचों बीच ऐसे पाया जाता है ब्रेन के अंदर सेंटर में, ठीक है? और इसका काम है मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आई कंट्रोल। आंखों के कंट्रोल को आंखों की मसल के कंट्रोल करेगा। दूसरा, हेड और नेक को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना? इसका बहुत ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है ना? बाकी जो इसका एक मेजर फंक्शन है, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने की का फंक्शन करता है, ठीक है ना? उसमें मदद करता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं बीच में। अच्छा, बीच में तुम्हें ये दिख रहा है, हमारा जो सेरिब्रम होता है ना, वो एक्चुअली एक नहीं होता, वो दो होते हैं और बीच में से ऐसे टुकड़े होते हैं। ऐसा होता है हमारा ब्रेन, कुछ ऐसा। तो बीच में से ऐसा दो टुकड़ों में पाया जाता है सेरिब्रम। एक को हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन, एक को हम बोलते हैं राइट ब्रेन। बीच में सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी समझते हो? आधा सर्कल, ठीक है ना? तो एक साइड का लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक साइड का राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसको बीच में से जोड़ने वाला एक बैंड होता है, वाइट कलर का बैंड, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तुम्हें नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दिख रहा है ये कॉर्पस कैलोसम है। ये तुम्हारे दोनों साइड के ब्रेन को डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, अब हमारा कौन सा ब्रेन बचा? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होगा? सेरिबेलम। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो पेड़ जैसा पार्ट दिख रहा है, ब्रांचेस जैसा पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारी बॉडी के वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने में। वॉलेंटरी एक्शन जो तुम्हारे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी का पूरा कंट्रोल और स्टेबिलिटी। तुम दौड़ रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, खड़े हो, बैठे हो, इन सब में कौन हेल्प करता है? तुम्हारा सेरिबेलम। जब हम पैदा होते हैं तभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाते हैं हमारे पास स्टेबिलिटी आती है, चाहे वो गाड़ी चलाने की हो, चाहे वो साइकिल चलाने की हो, चाहे वो चलने की भी हो। तो उसमें कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम। उसके बाद अगला पार्ट आता है हमारा पॉन्स, जो कि सेरिबेलम के जस्ट नीचे होता है। ये मेनली किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। जो तुम ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, तेज़ कर देना, धीमी कर देना, ये पॉन्स का काम है। और लास्ट पार्ट आता है मेड्यूला। मेड्यूला का पूरा नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो वो भी आ जाए तो वो मत टेंशन मत लेना कि अलग पार्ट है। मेड्यूला और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक ही चीज़ है। मेड्यूला भी उन चीज़ों में हेल्प करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन एक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे कि
ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग अंतर है दोनों में, ठीक है ना। ये कंट्रोल करता है, ये रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करना, सलाइवेशन यानी सलाइवा निकालना, वॉमिटिंग यानी उल्टी करना, और इसके साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उनको कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। तो ये जो तीन है ये मिलकर क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन। अब ये जो तुम्हारा मिड ब्रेन है और ये जो तुम्हारा हाइंड ब्रेन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। ब्रेन की ये जो स्टेम बना रहे हैं ताकि वो नीचे जाएगा, और नीचे किससे मिल जाएगा ब्रेन, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये पूरे तुम्हारे ब्रेन के पार्ट्स हो गए। अब इनमें से देखो कुछ के तो बिल्कुल स्पेसिफिक फंक्शन है, तुम जान रहे हो, जैसे कि सेरिबेलम का स्पेसिफिक फंक्शन है, पोन्स मेडुला का स्पेसिफिक फंक्शन है, मिड ब्रेन का स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का स्पेसिफिक फंक्शन है। इनके अलावा जितने फंक्शन है वो किसके हो जाएंगे, सेरिब्रम के, क्योंकि सेरिब्रम एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्रेन हो गया, ये तुम्हारे ब्रेन के सारे पार्ट हो गए, इन पार्ट्स को याद कर लेना, ठीक है, और इन पार्ट के फंक्शंस को याद कर लेना, ठीक है ना। चलो।